स्कोर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 1 के उन सभी प्रश्नों को जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 100% प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए फिर देरी न करते हुए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में बोला गया है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यह प्रश्न 2022, 23, 24 और 25 में भी आ चुका है। चलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो 156 बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 156 बराबर हो जाएगा आप लोगों का, सबसे पहले 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, ठीक है ना? ठीक इस प्रकार से कर लेंगे। ऐसे हम करते आए हैं कक्षा 8 में भी और कक्षा 9 में भी। तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा ये करना। सबसे पहले 156 जाएगा आप लोगों का 2 से कितनी बार चले जाएगा ये देख लीजिए। 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16, 78 बार चला जाएगा। उसके बाद जो 78 है हमारा, ये भी 2 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 2 तिया 6 और 2 नम 18, 39 बार चला जाएगा। अब 39 जो है हमारा, ये जाएगा 3 से। कितनी बार जाएगा भाई? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बार चला जाएगा। और जो हमारा 13 है वो जाएगा 13 से 1 बार, क्योंकि 13 कैसी संख्या है हमारी? अभाज्य संख्या है। तो 156 के गुणनखंड ये वाले आ गए आप लोगों के। ये सभी क्या है? 156 के गुणनखंड है। इन सभी को क्या करेंगे हम? इन सभी को 156 के सामने यानी बराबर में मल्टीप्लाई में लिख देंगे, गुना में लिख देंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पर 2 2 बार आया हुआ था तो 2 गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद आया था हमारा 3, तो गुना में 3 और उसके बाद आ जाएगा 13। ठीक है? क्या इसको हम घात में लिख सकते हैं? घातांक के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 2 बार आया हुआ है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुना में 3 और गुना में 13। ठीक है? तो जो ये कुछ भी हमारे आ गए, ये सभी क्या है? हमारे 156 के गुणनखंड है। चलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन बी के अंदर मुझे नजर आ रहा है भाई, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 के अंदर बोला गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात है। एचसीएफ और एलसीएम का हमको अनुपात बताना है। चलिए करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं यहाँ पर? सबसे पहले लिख लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या को, जो कि हमारी 2 होती है। चलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक इसी प्रकार जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी हमारी, उसको भी लिख लेंगे, जो कि होती है हमारी 4। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या को मैंने नोट कर लिया। अब आप लोग ये भी सुन लीजिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होती क्या है। सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में बता देता हूँ। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं भाई? ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोल देते हैं। लेकिन ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम? ऐसी संख्या को भाज्य संख्या बोल देंगे। ठीक है ना? जैसे मैंने 2 लिखा था ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या मैंने 2 लिखी है, सबसे छोटी मैंने अभाज्य संख्या 2 लिखी है। अब 2 में देख लीजिए 2 गुणनखंड कैसे हो गए। जो 2 है ना हमारे, ये तो 1 से डिवाइड हो सकती है या फिर 2 से, है ना? तो 2 के 2 गुणनखंड आ गए, ये तो 1 हो सकते हैं या फिर 2, इससे अधिक गुणनखंड इसके नहीं हो सकते। तो 2 हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? 2 हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी और वो भी सबसे छोटी होगी। क्लियर? ऐसे 4 मैंने लिखा था। अब 4 के देख लीजिए कितने गुणनखंड हो सकते हैं हमारे। मैंने क्या बोला? 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। अब जो 4 है ना, 4 का सबसे पहले जो गुणनखंड आएगा वो आ जाएगा 1। 1 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 4 का दूसरा गुणनखंड क्या आ सकता है हमारा? 2। 2 से भी भाग दे सकते हैं हम इसको। और जो तीसरा गुणनखंड आएगा हमारा 4 का, वो आ जाएगा खुद 4। क्लियर? 4 के 2 से अधिक गुणनखंड आ गए, इसलिए 4 हमारी कैसी संख्या है? 4 हमारी भाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या है ये। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। ये क्लियर है ना आप सभी का? अगर ये क्लियर है तो देख लीजिए आगे इसने क्या बोला? एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात बताइए। यानी 2 और 4 का सबसे पहले हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा और उसके बाद एलसीएम और उसके बाद इन दोनों का अनुपात लेना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लेते हैं भाई, है ना? तो 2 का जो गुणनखंड होगा वो क्या-क्या हो सकता है? 2 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुना 2 ऐसे लिख लीजिए, या फिर खाली 2 लिख लीजिए, 2 से हो जाएगा, है ना? 2 लिख लीजिए, 2 लिख लिया मैंने। ऐसे ही 4 के गुणनखंड कर लेते हैं। 4 के गुणनखंड क्या-क्या आएंगे हमारे? 2 गुना 2 आ जाएंगे। क्लियर? अब एचसीएफ बता दीजिए, एचसीएफ कितना आएगा हमारा? एचसीएफ में क्या देखते हैं हम? एचसीएफ में हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर देखते हैं। दोनों में कॉमन क्या आ गया? 2 आ गया, इसलिए जो एचसीएफ होगा 2 और 4 का वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमको क्या निकालना है? एलसीएम। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उसको लेते हैं। ठीक है ना? 2 और 4 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है हमारा वो कितने हैं? 2। उसके बाद जो अकेला बच जाता है उसको भी ले लेते हैं मल्टीप्लाई में। क्या बच गया भाई हमारा? हमारा बच गया यहाँ पर 2। तो 2 को भी हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, यानी एलसीएम जो है हमारा वो आ जाएगा 4। अब हमको निकालना क्या है भाई? एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। एचसीएफ था हमारा 2 और एलसीएम आया है हमारा 4। तो 2 अनुपात 4 आ जाएगा एचसीएफ अनुपात एलसीएम। क्लियर?
अब ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 2 से कर सकते हैं इसको? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 1:2। क्लियर? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1:2 आ जाएगा हमारा। कितना आएगा? 1:2 आ जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए 1:2 दे रखा है क्या? हाँ, बिल्कुल दे रखा है। ऑप्शन ए के अंदर 1:2 दिया हुआ है आप लोगों का, ये रहा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है वो भी समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में बोला गया है P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P बराबर AB स्क्वायर, Q बराबर A क्यूब B, जबकि AB हमारी कई संख्याएं है, AB हमारी अभाज्य संख्याएं है। तब हमको P और Q का एलसीएम बताना है। क्या बताना है भाई? P और Q का एलसीएम बताना है, क्या होगा? चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, P और Q का जो मान हमको दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। हमको दे रखा है P बराबर कितना भाई? AB स्क्वायर। क्लियर? और Q बराबर हमको दे रखा है कितना? A क्यूब इंटू बी। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं भाई? पी और क्यू का जो हमको मान दे रखे हैं ना उसके गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए गुना बी, क्योंकि बी स्क्वायर था इसलिए बी की 2 बार मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम? ए गुना ए लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब मल्टीप्लाई में बी आ जाएगा। क्लियर भाई? ऐसे करके मैंने क्या किया, पी और क्यू के गुणनखंड कर लिए। पी और क्यू के गुणनखंड हो गए। अब हम सीधा सीधा एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बेनिस्ट गुणनखंड होते हैं उनको ले लेते हैं। देखो ऊपर ए है नीचे भी ए है, तो ए कॉमन आ जाएगा, ए मैंने लिख लिया। उसके बाद बी ऊपर भी है नीचे भी है, तो बी भी हमारा कॉमन आ जाएगा, यानी उभयनिष्ठ आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है हमारा, है ना, कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब क्या करेंगे, जो कुछ भी हमारा बच गया उसको भी गुना में लिख लेंगे। जैसे ऊपर हमारा बी बच गया तो मल्टीप्लाई में बी आ गया, और नीचे ए गुना ए बच गया तो मल्टीप्लाई में ए गुना ए भी मैंने लिख लिया। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो ए कितनी बार आया हमारा? ए ए 3 बार आया है, तो ए की पावर 3 हो जाएगा। और बी कितनी बार आया हमारा? बी आया है हमारा 2 बार, तो मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर हो जाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब बी स्क्वायर। क्लियर? तो जो एलसीएम है हमारा वो कितना आ जाएगा? ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर किस में दे रखे हैं। ऑप्शन सी के अंदर हमको ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है भाई, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 के अंदर हमको ए का मान दे रखा है और बी का मान दिया हुआ है। हमको क्या बताना है भाई? हमको एचसीएफ बताना है, किसका? ए और बी का। चलिए इस वाले प्रश्न को करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का जो हमको मान दे रखा है उसको एक बार नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 और गुना में आ जाएगा 5 की पावर 4। ठीक है भाई। ठीक इसके नीचे बी का मान नोट कर लेंगे, तो बी बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 और गुना में आ जाएगा 5। ये मैंने कर लिया। अब इसको करने के बाद क्या करेंगे, ए बी के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है ना? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड से करते आए हैं तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड से ही इसको हम कर लेंगे। तो 2 की पावर 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं कितना भाई? 2 गुना 2। ठीक है। 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3। ऐसे ही 5 की पावर 4 है तो इसको लिख लेंगे हम 5 गुना 5 गुना 5 और गुना में 5। 4 बार आ गया हमारा 5। अब आगे देख लीजिए, आगे 2 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 और गुना में 2। उसके बाद 3 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 और खाली 5 बचा है तो मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। ए बी के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको एच सी एफ बताना है, किसका भाई? ए और बी का। चलिए बता देते हैं। एच सी एफ में हम क्या करते हैं, एच सी एफ में हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। अब यहाँ पर देख लो, 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है, तो 2 लिख लेंगे यहाँ पर। आगे देखो 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 3 ऊपर भी है और 3 नीचे भी, तो मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 ऊपर भी है नीचे भी, तो मल्टीप्लाई में फिर दोबारा से 3 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद आ जाता है 5 पर। 5 ऊपर भी है नीचे भी, तो मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और कॉमन है? नहीं, कुछ भी और कॉमन नहीं है हमारा। तो जो कुछ भी हमारा आ गया ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ, या फिर इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। घात के रूप में नहीं लिखेंगे इसको हम सरल करके लिख लेंगे। सरल करने का तरीका देख लीजिए कैसे करेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 पंजे हो जाएगा। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 पंजे हो जाएगा कितना भाई? 20। तो 20 मैंने लिख लिया। और 3 तिया कितना होता है? 3 तिया होता है 9, तो मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा। 20 गुना 9 का मतलब कितना होता है? 20 नंबर होता है 180। तो जो एचसीएफ है ए बी का वो आ जाएगा हमारा कितना भाई? 180 आ जाएगा और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अब ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन बी के अंदर 180 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? वो करेक्ट हो जाएगा।
आई होप प्रश्न नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 के अंदर 132 और 288 का जो लेसे हमको दे रखा है वो दे रखा है 3168, और हमको 132 और 288 का क्या बताना है भाई? 132 और 288 का हमको में से बताना है। ये वाला प्रश्न 2022 और 2024 में भी आ चुका है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाई। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में आ जाता है कितना? में से गुना ले से। ये हमारे पास फॉर्मूला है ऐसे वाले प्रश्नों को करने के लिए, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो दो संख्या हमको दे रखी है 132 और 288। किसी भी संख्या को हम पहली संख्या मान लेंगे और किसी भी संख्या को दूसरी संख्या मान लेंगे, इन दोनों में। क्लियर? अब देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो लेसे है वो हमको कितना दे रखा है? 3168। तो लेसे हो गया हमारा कितना भाई? लेसे हो गया हमारा 3168। लेसे भी हमारे पास है और हमसे में से पूछा गया है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। करने के लिए क्या करेंगे? जो जो मान हमको दे रखे हैं उनको इस वाले फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। अब पहली संख्या कितनी मानी हमने? 132, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे 132, गुना का निशान लगाएंगे। अब दूसरी संख्या हमने कितनी मानी? 288, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 288। क्लियर भाई? मल्टीप्लाई में कितना आएगा हमारा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा 288 बराबर। में से हमको निकालने हैं तो यहाँ पर में से ही लिख देंगे, में से, और गुना में ले से हमको दे रखा है कितना? 3168। ये हमने कर लिया। अब इसको खाली हल करना है हमको, ठीक है ना? हल करने के लिए क्या करेंगे? अब ये बताइए, जो 3168 हमारा मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको इधर लेकर के आऊँ तो ये इधर किस में जाएगा भाई? इधर जाएगा ये डिवाइड में। तो कितना बनेगा? इधर बन जाएगा 132 गुना 288, और बटे में आ जाएगा हमारा कितना भाई? 3168, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बराबर हो जाएगा में से। क्लियर भाई? अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए देखो किससे जा सकता है ऊपर नीचे? ऊपर नीचे ये 11 से जा सकता है आई थिंक। चलिए देख लेते हैं। देखो कितनी बार जाएगा 11 से? अगर मैं 132 को 11 से डिवाइड करता हूँ, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 12 बार चला जाएगा। अब नीचे देख लीजिए, नीचे कितनी बार जाएगा? 11 दूनी 22 हो जाएगा। कितना बचेगा? 9। 6 नोट करेंगे, 11 8 88 हो जाएगा। क्लियर भाई? अब जब इसको 88 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 8। 8 बच जाएगा। उसके बाद जो हमारा 8 बच गया इसको नोट करेंगे, 11 8 88, यानी 288 बार चला जाएगा ये। क्लियर? 288 बार चला जाएगा। ऊपर भी 288 है और नीचे भी 288 है। तो 288 से 288 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारा मैसे है वो कितना आ जाएगा भाई? मैसा आ जाएगा हमारा कितना भाई? 12 आ जाएगा। यानी मैसा आ गया हमारा 12, और 12 ही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसने 132 और 288 का हमसे मैसे ही पूछा था। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन डी के अंदर हमको 12 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 5 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 के अंदर बोला गया है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। ये वाला प्रश्न 2022, 23, 24 और 25 में भी आ चुका है। बड़ा आसान प्रश्न है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले 144 यहाँ पर लिख लेंगे, और उसके बाद 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है? जो 144 है हमारा सबसे पहले जाएगा ये 2 से। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 से 14 और 2 दूनी 4, 72 बार चला जाएगा। लेकिन जो 72 है ये भी हमारा 2 से जा सकता है। कितनी बार जाएगा? 2 तिये 6 और 2 छीकी 12, 36 बार चला जाएगा। 36 भी हमारा 2 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 2 एकम 2, 1 बचेगा, 6 नोट करेंगे 16, 2 अठे 16, 18 बार चला जाएगा। और जो हमारा 18 है ये भी 2 से जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 नंबर 18। लेकिन जो 9 है हमारा ये इस बार जाएगा 3 से। कितनी बार? 3 तिया 9, 3 बार चला जाएगा। और जो 3 है वो 3 से 1 बार जाएगा। 144 के ये सब कुछ हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। सभी को क्या करेंगे हम? सभी को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 2 कितनी बार आया है हमारा? 2 आया है हमारा 4 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया। और 3 आया है हमारा 2 बार, तो लिख देते हैं गुना 3 और गुना 3, ये मैंने लिख दिया। अब जितने भी हमारे अभाज्य गुणनखंड है इन सभी को घातों के रूप में लिख देते हैं भाई। 2 4 बार आया है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई। 3 आया है हमारा 2 बार, तो 3 की पावर 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसने क्या बोला अभी प्रश्न के अंदर? इसने बोला घातों का योग है, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। तो सिंपल कुछ नहीं करना भाई, सिंपल 4 जो घात आई है हमारी इन दोनों को जोड़ देना है। 4 जमा 2 कर देंगे। 4 जमा 2 करने पर कितना आएगा हमारा? 6 आ जाएगा। 4 जमा 2 करने पर हमारा कितना आ गया भाई? 6 आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन डी के अंदर हमको क्या दे रखा है? ऑप्शन डी के अंदर हमको 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। यानी m का मान हमको ज्ञात करना है, और ये वाला प्रश्न 2024 में भी आया हुआ है। चलिए इस वाले प्रश्न को करना शुरू कर देते हैं। इस वाले प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे? 65
और 117 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि हमको 65 और 117 के क्या करना है भाई, 65 117 का एचसीएफ निकालना है। चलिए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जो 65 के अभाज्य गुणनखंड हो गए वो क्या क्या आ जाएंगे, 65 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 5 गुना 13। ऐसे ही 117 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हो जाएंगे 3 गुना 3 गुना 13। दोनों के मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, इसलिए जो एचसीएफ होगा 65 और 117 का वो कितना आ जाएगा भाई। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। तो दोनों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है हमारा वो कितना है, वो 13 है। तो दोनों का जो एचसीएफ है वो हमारा कितना आ जाएगा, दोनों का एचसीएफ आ जाएगा हमारा कितना भाई, 13। एचसीएफ मैंने निकाल लिया। अब इसने प्रश्न के अंदर बोले हैं जो एचसीएफ है 117 और 65 का, उसको हम 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी 65m माइनस 117 बराबर हो जाएगा हमारा 13। ठीक है। अब हमको m का मान निकालना है। खाली क्या करना है, खाली इसको सिंप्लीफाई करना है यानी सरल करना है। m का जो भी मान आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पर 117 जो हमारा है, इसको अगर मैं दाईं ओर लेकर के जाऊँ तो ये जाएगा प्लस में, तो कितना बनेगा 65m बराबर हो जाएगा 13 जमा 117। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 117 जमा 13 कितना हो जाएगा 130। 65m बराबर आ जाएगा 130, या फिर m बराबर कितना आएगा 130 बटे 65। और जो 65 है वो 130 को कितनी बार कैंसिल कर सकता है, 2 बार। यानी m बराबर आ जाएगा हमारा 2। और m का मान ही इस प्रश्न के अंदर हमको निकालना था, यानी m बराबर 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन बी के अंदर हमको 2 दिया हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन बी है हमारा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 के अंदर बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल प्राप्त होता है। ये प्रश्न 2023 और 24 में भी आ चुका है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। इस प्रश्न के अंदर हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, और जिस प्रश्न के अंदर भी बड़ी से बड़ी संख्या ये पूछेगा उस प्रश्न के अंदर हमको सीधा सीधा क्या निकालना है भाई, सीधा सीधा हमको में से निकालना है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इस वाले प्रश्न के अंदर प्रत्येक दशा में हमको कुछ शेषफल भी प्राप्त हो रहा है, तो इसको करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले जो संख्या हमको दे रखी है उनको एक बार नोट कर लेना है। ऐसे करके दोनों संख्याओं को नोट कर लोगे। यहाँ पर हो जाएगा कितना भाई 245, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 1037। अब जो कुछ भी हमको शेषफल प्राप्त हो रहा है उसको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में से घटा लेना है। ठीक है ना। 245 माइनस 5 कर लेंगे। ऐसे ही आगे 1037 माइनस 5 कर लेंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे, इसको सरल कर लेते हैं। ठीक है ना। 245 में से 5 जा करके बचेगा 240। ऐसे ही 1037 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 1032। कितना बचेगा 1032। अब जो दो संख्याएं हमारी आई है 240 और 1032, इन दोनों का हमको में से निकालना है, और जो कुछ भी हमारा में से होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप आप सभी का ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। 240 और 1032 का जो कुछ भी हमारा में से आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए निकालना शुरू कर देते हैं। ऊपर लिख देता हूँ मैं 240 और नीचे लिख देता हूँ 1032। इतना करने के बाद क्या कर लेते हैं, इतना करने के बाद इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 240 के देख लेते हैं अभी क्या क्या हो गए। 240 मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद में क्या कर लेता हूँ, इसके अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले ये जाएगा 2 से। किससे जाएगा भाई 240, 2 से चला जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 120 बार। उसके बाद 120 भी हमारा 2 से जाएगा कितनी बार, 60 बार। 60 भी हमारा 2 से जा सकता है, कितनी बार जाएगा 30 बार। 30 हमारा 2 से जाएगा कितनी बार, 15 बार। उसके बाद जो 15 है हमारा वो जाएगा 3 से 5 बार, और जो 5 है वो जाएगा हमारा 1 बार। जो कुछ भी हमारे गुणनखंड आए हैं उन सभी को लिख लेते हैं। 2 आया है हमारा 4 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 3 एक बार आया है और 5 भी एक बार आया हुआ है। चलिए 240 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब 1032 के कर लेते हैं भाई। 1032 के कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 1032 के। ठीक है। 1032। चलिए 1032 सबसे पहले 2 से जाएगा हमारा, बिल्कुल चला जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 पंची 10, 2 एकम 2, 2 छीकी 12, 516 बार। 516 भी हमारा 2 से जा सकता है। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंची 10 और 2 अठे 16। उसके बाद जो 258 आया है ये भी हमारा 2 से चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 129 बार। और जो 129 है हमारा इस बार ये जाएगा 3 से। 3 चौक 12, 3 ते 9। और जो 43 आया है हमारा ये जाएगा 43 से ही। कितनी बार, एक बार। क्लियर। अब जो कुछ भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए इन सभी को भी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 2 3 बार आया है तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में उसके बाद 43 आ जाएगा। ठीक है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद में से निकालना तो हमारे लिए बड़ा आसान है ना भाई, तो में से निकाल लेते हैं। में से बराबर कितना आ जाएगा, सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं हम। तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, ये उस वाले को भी ले लेंगे। ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, इस वाले को भी ले लेंगे। उसके बाद
जो 3 है ऊपर नीचे कॉमन है हमारा, 3 को ले लेते हैं। इसके अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा नहीं है, ठीक है। अब इन सभी की गुना कर लेते हैं भाई, जो कुछ भी हमारा आया है, ठीक है ना। में से हम क्या करते हैं, में से निकालने के लिए हम उभयनिष्ठ गुणनखंड ही तो लेते हैं। मैंने ले लिए, अब सभी को गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, कितना आ जाएगा 24। और जो कुछ भी हमारा में से आया है यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप ये वाला प्रश्न भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन सी के अंदर हमको 24 दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 के अंदर बोला गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त होता है। ये प्रश्न 2023-24 में भी आ चुका है। चलिए इस वाले प्रश्न को करना शुरू कर देते हैं। इस प्रश्न के अंदर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, और जिस प्रश्न के अंदर भी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, उस प्रश्न के अंदर आप लोगों को लेस निकालने हैं, ठीक है ना। उस प्रश्न के अंदर आप लोगों को क्या करना है, उस प्रश्न के अंदर आप लोगों को लेस निकालना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 35, 56 और 91 का लेस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे, 35, 56 और 91 को नोट कर लेते हैं। 35, 56 और 91 नोट करने के बाद क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। चलिए कर लेते हैं। 35 के क्या आ जाएंगे, 35 के आ जाएंगे 5 गुना 7। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 गुना 7, 7 में 35 होता है ना। ऐसे ही 56 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो क्या हो जाएगा, 8 सती 56। और 8 के क्या हो गए, 2 गुना 2 गुना 2, 8 और 8 सती 56। हमने 56 के भी कर लिए, इसी प्रकार 91 के भी कर लेंगे। तो 91 के क्या आ जाएंगे, 7 गुने 13, भाई 13 सती 91 होता है ना। ऐसे करके मैंने क्या किया, 56, 35 और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब लैसे निकालना हमारे लिए आसान है। चलिए लैसे निकाल लेते हैं इन तीनों का। तो जो लैसे होगा इन तीनों का वो क्या होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड तीनों के अंदर। तीनों के अंदर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है हमारा वो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 को लिख लेंगे। अब उसके बाद तीनों के अंदर कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, 2 के अंदर देखेंगे कि नहीं 2 के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या हमारा। 2 के अंदर भी नहीं है। अब जो कुछ भी गुणनखंड हमारे बच गए वो सभी अकेले हैं, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ना है भाई, सभी को मल्टीप्लाई में लिख लेना है, ठीक है ना। जैसे ऊपर हमारा 5 बचा तो मैंने मल्टीप्लाई में 5 लिख लिया। अब बीच में आ जाओ, बीच में क्या बचा हुआ है हमारा, 2 गुना 2 गुना 2, इसको भी नोट कर लो। तो 2 गुना 2 गुना 2, ये मैंने नोट कर लिया। और सबसे नीचे कितना बचा हुआ है हमारा, 13, तो 13 को भी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। क्लियर। तो जो लेस है हमारा ये आ जाएगा, लेस है हमारा ये आ जाएगा। क्लियर। अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे हो जाएगा हमारा कितना, 40। कितना हो जाएगा 40, मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में 13, ये बच गया। अब देख लीजिए क्या करेंगे, 13 से 91 होता है, तो 40 गुना 91 कर लेंगे। क्लियर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी जीरो लग जाएगा। 4 एकम 4 और 4 नम 36। तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 3640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3640। ठीक है, 3640। अगर ये छोटी से छोटी संख्या ही हमसे पूछता तो जो आंसर होता हमारा वो कितना हो जाता, 3640 हो जाता। लेकिन प्रत्येक दशा में हमको शेषफल भी प्राप्त हो रहा है ना इसमें, तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल हमको प्राप्त हो रहा है उसको 3640 में जोड़ देंगे। क्या बोला मैंने, 3640 में उसको जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो कुछ भी हमारा आएगा वो उत्तर हो जाएगा। और जोड़ने के बाद जो कुछ भी हमारा आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 3640 में क्या जोड़ना है हमको, 7 जोड़ना है। क्योंकि प्रत्येक दशा में हमको 7 शेषफल प्राप्त हो रहा था, इसलिए मैंने 7 जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद कितना बनेगा, ये जोड़ने के बाद बन जाएगा आप लोगों का 3647। कितना बनेगा, 3647। और जो 3647 होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 3647 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन सी के अंदर हमको दे रखा है 3647। ऑप्शन सी के अंदर हमको कितने दे रखा है, 3647। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में बोला गया है, यदि n एक वास्तविक संख्या है तो 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n विभाज्य होगा। बड़ा आसान प्रश्न है, कर लेते हैं। n एक वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या कहते हैं किसको है भाई, जितनी भी संख्या हमारी संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित की जा सकती है उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो n का मान हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मैं n बराबर 1 ले लेता हूँ। कितना, n बराबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है ना। n बराबर मैंने 1 ले लिया, क्योंकि n एक वास्तविक संख्या है, इसलिए मैंने क्या किया, n बराबर 1 ले लिया। अब जो n बराबर 1 मैंने लिया है, यहाँ पर क्या करेंगे, जो 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n दे रखे है ना, इसके अंदर n की जगह रख देंगे इस मान को, ठीक है ना। उसके बाद इसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो कुछ भी आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर हो जाएगा 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n। क्लियर। n बराबर 1 रखना है इसके अंदर। देखो क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये बन जाएगा 25 की पावर 2 गुना 1 माइनस 9 की पावर 2 गुना 1। आगे हल करते हैं इसको। ये हो जाएगा 25 की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग सकती है हमारी, ठीक है ना भाई। एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन से वाला,
वो फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है हमारा ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। यहाँ तक क्लियर है? इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे? 25 को मान लेते हैं हम ए और 9 को मान लेते हैं बी। 9 को मान लेते हैं क्या भाई बी। तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले का जब हम यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 माइनस 9, दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर आएगा 25 प्लस 9। ये माइनस और प्लस आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 माइनस 9 का मतलब क्या होगा भाई? 25 में से 9 जाकर के बच जाएगा हमारा 16 गुना 25 प्लस 9 कितना होता है हमारा? 25 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 34। तो 16 गुना 34 आ गई, ठीक है ना? अब जो ये संख्या है हमारी किस किस संख्या से विभाजित हो सकती है? भाई सीधा सीधा नजर आ रहा है, इस वाली संख्या को हम 16 से भी विभाजित कर सकते हैं और 34 से भी विभाजित कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इस संख्या को हम 16 से भी विभाजित कर सकते हैं और 34 से भी कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए के अंदर 16 दे रखे हैं, खाली 16 नहीं हो सकता भाई। ऑप्शन बी के अंदर 34 दे रखा है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी के अंदर 16 और 34 दोनों दे रखा है। ऑप्शन सी के अंदर 16 और 34 दोनों दे रखा है, इसलिए जो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अप्रिमेय संख्याएं हैं। इसके अंदर मैंने 3 पार्ट ले रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों के तीनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इस बार ना 100% प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो तीनों पार्ट को अच्छे से देख लेना। चलिए फिर करना शुरू कर देते हैं। इन तीनों पार्ट को हम विरोधाभास विधि से करेंगे, ठीक है ना? चलिए मैं कर देता हूँ, उसके बाद ना आप लोगों के विरोधाभास विधि भी समझ में आ जाएगी। चलिए देख लीजिए, जैसे कि इसने पहले वाले प्रश्न में दे रखा है 5 प्लस रूट 3, इसको हमको सिद्ध करना है अप्रिमेय संख्या। तो इसने अप्रिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको प्रीमिय मान करके चलेंगे, ठीक है ना? विरोधाभास में हम क्या करते हैं भाई, जो कुछ भी सिद्ध करने के लिए कहता है ना ये, उससे उल्टा मान के चलते हैं। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, जो 5 प्लस रूट 3 है इसको प्रीमिय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माना 5 प्लस रूट 3 एक प्रीमिय संख्या है। इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद एक बात बताइए, अगर 5 प्लस रूट 3 एक प्रीमिय संख्या है, तो क्या इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है भाई? बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलिए मैं लिख देता हूँ 5 प्लस रूट 3 बराबर पी अपॉन क्यू, और ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। इतना कर दिया। इतना करने के बाद क्या करना है भाई, बाई और खाली रूट वाली संख्या छोड़नी है, ठीक है ना? उसके मल्टीप्लाई में, डिवाइड में या फिर प्लस में जो संख्या है ना, उसको दाई ओर लेकर के जाना है। जैसे कि यहाँ पर 5 प्लस में है ना रूट 3 के, है ना? तो 5 को मैं क्या करूंगा, दाई ओर लेकर के जाऊंगा इधर। तो क्या बन जाएगा आप लोगों का? ये बन जाएगा अंडर रूट 3 बराबर पी अपॉन क्यू माइनस 5। ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई? ऐसा कुछ आ जाएगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, ये हो गई हमारी बाई साइड और ये हो गई हमारी दाई साइड। अगर मैं बाई साइड की बात करता हूँ, रूट 3 कैसी संख्या है तुम्हारी? रूट 3 तुम्हारी अप्रीमेय संख्या है। अप्रीमेय क्यों है? क्योंकि रूट 3 का जो मान है ना, वो हम निकाल नहीं सकते। और ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकाला जाए, ऐसी संख्या को अप्रीमेय संख्या मान के चलते हैं, ठीक है ना? तो रूट 3 हमारी कैसी संख्या हो गई? रूट 3 हो गई हमारी अप्रीमेय संख्या। कैसी संख्या भाई? अप्रीमेय संख्या। लेकिन पी अपॉन क्यू को तो हमने प्रीमिय संख्या माना ही था, और 5 हमारी प्रीमिय संख्या होती ही है। जब प्रीमिय संख्या में से प्रीमिय संख्या घटाएंगे तो हमको प्रीमिय संख्या ही प्राप्त होगी। तो पी अपॉन क्यू माइनस 5, ये कैसी संख्या आ गई हमारी? ये आ गई हमारी प्रीमिय संख्या। ये आ गई हमारी प्रीमिय संख्या। अब आप लोग एक बात बताइए, क्या अप्रीमिय संख्या प्रीमिय संख्या के बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर तो मैंने बराबर दिखाया हुआ है। तो एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। और इस विरोधाभास के उत्पन्न होने का कारण ये है, हमने एक अप्रीमिय संख्या को प्रीमिय संख्या ऊपर मान लिया था, यही कारण है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना। अगर इतना समझ में आ गया है ना, तो अब आप लोगों को लिखना शुरू कर देना है, ठीक है ना? लिखना शुरू कर देना है। क्या लिखना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, यहाँ यहाँ रूट 3 एक अप्रीमिय संख्या है तथा पी अपॉन क्यू माइनस 5 एक प्रीमिय संख्या है। इतना लिखने के बाद आप लोगों को लिखना है, परंतु अप्रीमिय संख्या प्रीमिय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अब अगली लाइन में आप लोगों को लिखना होगा, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। और अगर यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है ना, तो 5 प्लस रूट 3 हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? 5 प्लस रूट 3 हमारी अप्रीमिय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः अतः 5 प्लस रूट 3 एक अप्रीमिय संख्या होगी। और इसी के साथ ये वाला जो प्रश्न है ना, ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। चलिए प्रश्न नंबर 11 का पहला पार्ट हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट को करना शुरू कर देते हैं। सेकंड पार्ट को भी हमको ऐसे ही करना है जैसे पहला पार्ट किया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 रूट 5 को क्या कर लेंगे भाई? 7 रूट 5 को हम प्रीमिय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, माना 7 रूट 5 एक प्रीमिय संख्या है। और अगर 7 रूट 5 हमारी प्रीमिय संख्या है, तो हम इसको पी अपॉन क्यू के बराबर लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे तब तब
7 रूट 5 बराबर हो जाएगा किसके भाई, पी अपॉन क्यू के। और ब्रैकेट में सेम वही लाइन लिख देगी जो हमने पहले लिखी थी। क्या लिखा था, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था, बाई और खाली रूट वाली संख्या छोड़नी है ना। जो कुछ भी मल्टीप्लाई में, डिवाइड में या प्लस में है, उसको दाई ओर लेकर के आना है। जैसे कि 7 हमारा किस में है, 7 हमारा मल्टीप्लाई में है, अगर मैं दाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये जाएगा डिवाइड में। तो कितना बनेगा आप लोगों का, ये बन जाएगा अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 बराबर पी अपॉन, और अपॉन में हो जाएगा 7 क्यू। इतना कर लिया भाई। अब सेम सिचुएशन ऐसे ही बन गई जैसे पहले वाले प्रश्न के अंदर बनी हुई थी, है ना, फर्स्ट पार्ट के अंदर बनी हुई थी। अब बाई ओर तो हमारी जो संख्या है वो आ गई एप्री में, और दाई ओर आ गई प्री में। क्या एप्री में संख्या प्री में संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो अब लिखना शुरू कर देंगे भाई। क्या लिखेंगे, यहाँ रूट 5 एक एप्री में संख्या है तथा p/7q एक प्री में संख्या है। इतना करने के बाद आप लोगों को अगली लाइन से लिखना है, परंतु परंतु अप्रिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। चलिए लिखना शुरू कर देते हैं। अब अगली लाइन से हमको लिखना पड़ेगा, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। और अगर यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है तो 7 रूट 5 कैसी संख्या हो जाएगी, 7 रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः अतः 7 रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या होगी। और इसी के साथ भाई ये सिद्ध हो जाएगा, इसी के साथ ये सिद्ध हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट पर आ गए थे, थर्ड पार्ट देख लीजिए कैसे करना है। भाई इसको भी प्रीमिय संख्या ही मान के हमको चलना है, लेकिन कुछ अलग तरीके से इसको करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, माना रूट 2 एक प्रीमिय संख्या है। और अगर रूट 2 हमारी प्रीमिय संख्या है तो पी अपॉन क्यू के बराबर तो होगी ही होगी। चलिए लिख देते हैं, तब तब रूट 2 बराबर किसके होगा भाई, पी अपॉन क्यू के हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर जो हम लाइन लिखते थे, इस बार वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इस बार हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जहाँ पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों बात सेम ही है। चलिए मैं लिख देता हूँ, जहाँ पी और क्यू में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये वाली लाइन थोड़ी ईजी है। चलिए मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये मैंने लिख दिया। इतना करने के बाद क्या करना है, रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू जो हमको वैल्यू दे रखी है ना ऊपर, जो हमने माना था, इसका दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू। इतना लिखने के बाद इसके नीचे लिख देता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए भाई, वर्क करने पर क्या हो जाएगा, जब रूट 2 का वर्क करूंगा ना तो खाली 2 आ जाएगा, क्लियर। और पी अपॉन क्यू का वर्क करूंगा तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। जो क्यू स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 में, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कितना भाई, ये बन जाएगा हमारा 2 क्यू स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर के। क्लियर भाई, 2 क्यू स्क्वायर और ये बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर के। अब ये वाली लाइन आप लोगों को ध्यान से देखनी है भाई, ये वाली लाइन आप लोगों को ध्यान से देखनी है। अब जो पी स्क्वायर है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ पी स्क्वायर की जो गुणनखंड है वो 2 इंटू क्यू स्क्वायर है, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि पी स्क्वायर के बराबर ही तो है 2 इंटू क्यू स्क्वायर। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है भाई, पी स्क्वायर को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और क्यू स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया भाई। यहाँ पर देखना साइड में एक बार, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 20 और बराबर में कर दिया मैंने 10 मल्टीप्लाई 2। भाई ये दोनों के दोनों 20 के ही तो गुणनखंड है, और 20 को इन दोनों से भाग दिया जा सकता है ना। ठीक इसी प्रकार पी स्क्वायर के 2 गुणनखंड क्या हो गए तुम्हारे, 2 इंटू क्यू स्क्वायर हो गए। और 2 से भी पी स्क्वायर को डिवाइड किया जा सकता है और क्यू स्क्वायर से भी डिवाइड किया जा सकता है। यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इसी बात को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ जहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, और अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। चलिए इसको भी लिख देते हैं, अतः अतः पी भी 2 से विभाज्य होगा। इतना करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, या फिर निष्कर्ष 1 कह सकते हैं। क्लियर भाई, इतना कर लिया, इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब आगे देख लीजिए क्या करना है। अब पी को मैं अगर 2 से विभाजित करता हूँ भाई, ये बताइए, अगर मैं पी को 2 से विभाजित करता हूँ तो भाग देने पर कुछ ना कुछ तो आएगा ना भागफल। वो भागफल में सी मान के चलता हूँ, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख देते हैं, जहाँ सी कोई पूर्णांक है। ये करने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। भाई पी का मान निकालना है ना, तो पी बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 2 सी। अब जो पी बराबर 2 सी आया है, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए भाई ये मैंने लिख दिया। अब समीकरण 1 में रख देते हैं, पी बराबर 2 सी रख दीजिए। तो यहाँ पर बनेगा आप लोगों का 2 क्यू स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा 2 सी का होल स्क्वायर। ये कर लिया, इसको हल कर लीजिए। 2 क्यू स्क्वायर बराबर 4 सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब 2 से जो 4 है वो चला जाएगा 2 बार, यानी ये बन जाएगा आप लोगों का क्यू स्क्वायर बराबर 2 सी स्क्वायर। अब सेम कंडीशन समीकरण 1 वाली बन गई, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही कुछ यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे,
जहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। और अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। ये मैंने कर दिया और इसको मान लेंगे भाई समीकरण 2। क्या मान लेंगे इसको? इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर एक बात बताइए, समीकरण 1 के अंदर पी भी 2 से विभाज्य है और समीकरण 2 के अंदर क्यू भी 2 से विभाज्य है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है भाई? इसका सीधा सीधा मतलब ये है पी और क्यू में दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है हमारा। लेकिन जो ऊपर मैंने लिखा था यहाँ पर इस वाली लाइन में मैंने क्या लिखा था, जहाँ पी और क्यू में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है ना भाई। नीचे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में तो आ गया पी और क्यू में दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन ऊपर मैंने क्या लिखा था, पी और क्यू में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ में आ गई बात? अब कुछ नहीं करना भाई, इसी के बारे में हमको लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से पी और क्यू में दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब आगे लिखना पड़ेगा परंतु पी और क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। अब क्या करेंगे भाई? अब विरोधाभास के बारे में लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। और अगर यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है ना, तो √2 हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? √2 हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी के साथ ये प्रश्न यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 11 आप लोगों की समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है जांच करें कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी n बराबर आप लोग कुछ भी ले लो, ठीक है ना। आप लोगों को जांच करनी है कि क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा या नहीं। इस वाले प्रश्न को करना काफी आसान है। कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, 6 की पावर n को नोट कर लेते हैं। और n हमारी प्राकृतिक संख्या है, तो n बराबर हम अपनी मर्जी से कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 6 की पावर n में n बराबर 1 रख के देख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर क्या बन जाएगा भैया आप लोगों का? ये बन जाएगा 6 की पावर 1। और 6 की पावर 1 का जो मान होता है वो कितना होता है? 6 हो जाता है। क्लियर? इस बार में क्या करता हूँ, n बराबर 2 रख के देख लेता हूँ भाई कितना आता है। n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा? 6 की पावर 2 हो जाएगी, जो कि बराबर हो जाएगा 6 गुना 6 के। और 6 गुना 6 का मतलब होता है 36। क्लियर? n बराबर 2 रख के भी देख लिया। इस बार भी जो अंतिम अंक है हमारा 0 ना आकर के 6 आया हुआ है, ठीक है ना। इस बार हम क्या करेंगे, n बराबर 3 रख के देख लेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 रखने पर ये मैंने लिख दिया भाई। n बराबर 3 रखने पर n बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा? 6 की पावर 3 हो जाएगा। 6 की पावर 3 का मतलब 6 गुना 6 गुना 6। और 6 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 216। कितना आएगा भाई? 216। इस बार भी जो अंतिम अंक है हमारा 6 ही आया हुआ है। एक लास्ट वैल्यू और रख के देख लो, n बराबर 4 रख के देख लो। तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 4 रखने पर n बराबर 4 रखने पर n बराबर 4 रखने पर कितना बनेगा भाई? देख लीजिए, 6 की पावर 4 हो जाएगा। 6 की पावर 4 का मतलब 6 की 4 बार गुना, 6 की 4 बार गुना। अब देख लीजिए भाई, 3 बार गुना करने पर कितना आ गया था? 216। अगर 216 में मैं 6 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 की पावर 4 का मान निकल के आ जाएगा। चलिए कर देते हैं। 216 में क्या करना है भाई? 6 की गुना करके देखना है। तो 6 चंग 36, 3 6 कम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12। कितना आया? 1296 आ गया। कितना आ गया भाई? 1296 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर भी आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो लास्ट अंक जो है हमारा अंतिम अंक है वो इस बार भी हमारा 6 ही आया है। यानी कि सिंपल सी बात इतनी है कि n बराबर आप लोग कुछ भी रख लो, n बराबर आप लोग कुछ भी रख लो, कोई भी प्राकृतिक संख्या रख लो, जो अंतिम अंक है वो 0 ना आकर के प्रत्येक दशमलव 6 ही आएगा। प्रत्येक दशमलव कितना आएगा भाई? प्रत्येक दशमलव 6 ही आएगा। तो यहाँ पर ऐसे डैश डैश करके ना हम यहाँ पर कर देंगे 6 की पावर n बराबर कोई भी संख्या आ गई, लेकिन जो अंतिम अंक है वो हमारा कितना आएगा भाई? अंतिम अंक हमारा 6 ही आएगा। क्लियर? इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक लाइन लिखनी है। आप लोगों को यहाँ पर लिखना है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुना 5 गुना 11 गुना 3 गुना 2 जमा 2 गुना 11 एक भाज्य संख्या है। ये हमको बताना है, ठीक है ना। 2019 और 2020 में भी ये वाला प्रश्न आ चुका है, लेकिन इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस है इस वाले प्रश्न के। चलिए देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले इसको एक बार नोट कर लेंगे। इसको नोट कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 गुना 5 गुना में आ जाएगा 11 गुना 3 गुना 2 और जमा में आएगा आप लोगों का 2 गुना 11। कितना आ जाएगा? 2 गुना 11।
नोट कर लिया। नोट करने के बाद इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक है ना। देखना इस लाइन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने 17 गुना 5 गुना 11 गुना 3 गुना 2 गुना 2, और जमे में आ गया आप लोगों का 2 गुना 11। क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई में एक लिख सकता हूँ? क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई में एक लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा करने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देखना 2, इधर भी 2 है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर 11 है आप लोगों का और इधर भी 11 है, तो ये मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है ना। यानी 2 गुना 11 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा वो देख लीजिए, इधर बच जाएगा आप लोगों का 17 गुना 5 गुना 11 गुना 3। 11 तो मैंने कॉमन ले लिया था ना, इसलिए 11 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद 2 भी मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद आएगा प्लस। भाई ये सब कुछ तो मैंने कॉमन ले लिया, इस साइड से भी है ना 2 गुना 11, इधर से भी मैंने 2 और 11 कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा आप लोगों का खाली 1, ये बच गया। अब इसको आगे हल कर लीजिए, यहाँ पर हो गया 2 गुना 11, मल्टीप्लाई मत करना बस, है ना। तो देखो अंदर क्या बनेगा, अंदर देख लीजिए क्या बनेगा, 3 पे 15, ये कितना हो जाएगा, 3 पे 15, और 15 की 17 में मल्टीप्लाई करनी है, 15 सतह कितना होता है 105, 5 आ जाएगा, और हासिल लग जाएगा हमारे 10। 15 एकम 15, 15 और 10 हो जाएगा कितना भाई 25, जमा लगाएंगे और 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। जमा लगाया और 1 आ गया। आगे हल कर लीजिए, 2 गुना 11 255 जमा 1 कितना हो जाएगा 256, ये आ गया 256। यानी हल करके हमारा ये आ गया, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। आगे देख लीजिए मैं क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, भाज्य संख्या होती क्या है आप लोगों की। भाई भाज्य संख्या ऐसी संख्या को ये तो बोलते हैं हम जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है ना। और जो ये हमारी संख्या आई है, क्या इसके 2 से अधिक गुणनखंड है? बिल्कुल है भाई, 2 से अधिक गुणनखंड है ना। एक तो 2 हो गया, एक 11 हो गया, और एक 256 हो गया। और भी आ सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक गुणनखंड है या नहीं? बिल्कुल है। तो यहाँ पर हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया भाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की 16 टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अब क्या पूछा इसने, अधिकतम संख्या पूछी है। और मैंने क्या बोला था, जब भी अधिकतम संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, तो उस वाले प्रश्न में आप लोगों को में से निकालना है। क्या निकालना है भाई? उस वाले प्रश्न के अंदर आप लोगों को में से निकालना है। तो ये तो समझ में आ गया, इस वाले प्रश्न में क्या करना है, में से निकालना है। और ये वाला प्रश्न जो है ना आप लोगों का एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हल लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब कर देते हैं। देखो, 2 टुकड़ी दे रखी है हमको, जिसमें एक टुकड़ी में तो है 616 सदस्य, और जो दूसरी टुकड़ी है उसमें कितने सदस्य है, 32 सदस्य है। सिंपल, आप लोगों को कुछ नहीं करना, इन दोनों का में से निकालना है, और जो कुछ भी आप लोगों का में से आएगा ना, वही आप लोगों का और जो कुछ भी आप लोगों का में से आएगा ना, वही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। यानी कि अधिकतम संख्या निकल के आ जाएगी स्तंभों की। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले 616 के अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं हमारे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 616, ठीक है ना। 616 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। अब ये बताइए 616 हमारा किससे जा सकता है? 616 हमारा 2 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। देख लीजिए कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 0 2 8 16, ये हो जाएगा। ठीक है भाई। 308 भी हमारा 2 से जा सकता है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। क्लियर। 154 भी हमारा 2 से चला जाएगा, 2 सते 14 और 2 सते 14। लेकिन जो 77 है हमारा, इस बार ये जाएगा 7 से। कितनी बार? 11 बार। और 11 जो है हमारी अभाज्य संख्या है, इसलिए 11 और 11 हमारी अभाज्य संख्या है, इसलिए 11 11 से ही जाएगा। कितनी बार? एक बार। तो ये सब कुछ हमारे क्या आ गए भाई, ये सब कुछ हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। 616 के सामने लिख देते हैं इनको। 2 3 बार आया है तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 ये हो गया। उसके बाद 7 और उसके बाद 11, ये कर लिया मैंने। ऐसे ही 32 के कर लेते हैं। 32 के तो सिंपल है ना, क्या क्या आ जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ये टुकड़े आ जाएंगे भाई 16 के, ये टुकड़े आ जाएंगे भाई 32 के। ये कर लिया मैंने। अब में से निकाल लेते हैं। इसलिए में से, जो में से होगा हमारा क्या होगा भाई, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा ना में से में। अब ऊपर देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 आया है हमारा 3 बार। कितनी बार? 3 बार। नीचे भी क्या करेंगे, 2 को 3 बार ही ले लेंगे, ठीक है ना। ये 2 हमारे उभयनिष्ठ आ गए, लिख लेते हैं इनको। 2 गुना 2 गुना 2, ये उभयनिष्ठ आ गए हमारे। उसके बाद जो कुछ भी है हमारे गुणनखंड, वो सभी अकेले है, यानी कि कुछ भी हमारा उभयनिष्ठ नहीं है। तो जो हमारा में से होगा वो सिर्फ क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 8 आ जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे। वैसे तो उत्तर हमारा 8 आ गया, लेकिन एक लाइन हमको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी भाई? 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अतः स्तंभों की संख्या अधिकतम 8 होगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 14 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में बोला गया है, यदि 7560 बराबर है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर पी गुना क्यू गुना 7, तो पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान प्रश्न है भाई, देख लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 7560 और बराबर में आ जाएगा कितना भाई? 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर पी गुना क्यू और गुना में आ जाएगा आप लोगों का 7। इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या करना है? 7560 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर लेते हैं साइड में 7560 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले ये जाएगा 2 से, क्योंकि लास्ट में हमारा 0 आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे काम करते हैं विभाज्यता के नियम। अगर आप लोगों के विभाज्यता के नियम याद है तो अभाज्य गुणनखंड करना आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाता है। सबसे पहले ये जाएगा 2 से। कितनी बार जाएगा वो देख लीजिए। 2 तिया 6, एक बचेगा 5 15, 2 सती 14, 1 6 16 हो जाएगा, 2 अठे 16 और 0 तो 3780 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नंबर 18 और 0 ये आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा कितनी बार? 2 नंबर 18, 2 चौक 8, 2 पंजी 10। क्लियर भाई। अब ये जाएगा 3 से। अब ये जाएगा 3 से। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। उसके बाद जो 315 आया है हमारा, ये भी 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15। 105 भी हमारा 3 से जा सकता है। कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9, 3 पचे 15। लेकिन जो 35 आया है, 35 जाएगा हमारा 5 से। 5 से 35 और जो 7 आया है वो 7 से ही जाएगा। क्लियर। ये सभी हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। चलो इन सबको लिख देते हैं। इन सबको कैसे लिखना है भाई? घातांक के रूप में लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है हमारा? 1 2 3। 2 3 बार आया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 3। ये मैंने लिख दिया गुना। उसके बाद देखिए 3 कितनी बार आया हुआ है? 3 आया हुआ है हमारा। 1 2 3 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 3। उसके बाद आया है हमारा 5 और उसके बाद आया था हमारा कितना भाई? 7। ये मैंने सब कुछ लिख दिया। ये लिखने के बाद जो बराबर में दाई ओर दे रखा है उसको नोट कर लो। 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर पी गुना क्यू और गुना में 7। अब कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर एक लाइन लिखनी है। क्या लिखना है? दोनों पक्षों की तुलना करने पर। चलिए मैं लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया। अब दोनों पक्षों की तुलना करके देख लीजिए। अब यहाँ पर देखो, बाई ओर भी 2 की पावर 3 है, दाई ओर भी 2 की पावर 3 है, ठीक है ना। बाई ओर 3 की पावर 3 है, लेकिन दाई ओर कितना दे रखा है? 3 की पावर पी दे रखा है। इसका मतलब क्या है? पी बराबर सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 3। भाई इसका मतलब यही तो है। आगे देख लीजिए। बाई ओर हमारा 7 है, बाई ओर हमारा 7 है और दाई ओर भी हमारा 7 दे रखा है। लेकिन बाई ओर हमारा इस बार 5 है और दाई ओर है क्यू। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है भाई? क्यू का जो मान है हमारा वो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। और इस वाले प्रश्न के अंदर हमको पी और क्यू का मान ही तो निकालना था। पी और क्यू का मान हमारा निकल गया। कितना आया? पी बराबर 3 आ गया और क्यू बराबर आ गया 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में बोला गया है, गुणनखंड वृक्ष में x अनुपात y क्या होगा? ये वाला प्रश्न कर लेते हैं भाई। अब इस प्रश्न के अंदर आप लोगों को याद रखना है, जब भी किन्हीं दो शाखाओं की गुना होगी तो जो हमारी मुख्य शाखा होगी वो निकल के आएगी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर कैसे आएगी। जैसे कि यहाँ पर हमको दो शाखा ये वाली दे रखी है, एक तो ये शाखा और एक ये शाखा। अगर मैं इन दोनों की गुना करता हूँ भाई, इन दोनों शाखाओं की गुना करता हूँ, तो जो हमारी मेन शाखा है ये वाली ऊपर वाली, ठीक है ना, ये निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार जब मैं इन दोनों शाखाओं की गुना करूंगा, इस वाली की और इस वाली की, जब इन दोनों की गुना करूंगा तो जो ये वाली शाखा है हमारी ऊपर वाली, ये वाली, ये निकल के आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो ये प्रश्न करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। कैसे भाई? यहाँ पर देखना, अगर मैं इसकी 5 की मल्टीप्लाई इस वाली शाखा की मल्टीप्लाई इस वाली शाखा में करूंगा तो हमारा कितना आएगा? हमारी ये वाली शाखा निकल के आ जाएगी जिसका मान कितना है? 35। तो कर देते हैं भाई, ऐसे ही करते हैं ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितना भाई? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना भाई? 5 गुना वाई, जो कि बराबर हो जाएगा किसके? मुख्य शाखा के। और मुख्य शाखा हमारी कितनी है इसकी? 35। तो ये 35 के बराबर हो जाएगा। वाई का मान निकालना है, निकाल लीजिए। वाई बराबर कितना आएगा? 35/5 हो जाएगा। और 35/5 का मतलब कितना होता है? 7। यानी वाई बराबर आ जाएगा हमारा 7। तो वाई का मान तो हमारा 7 आ गया। अब ऊपर आ जाइए ऐसे ही। ऊपर यहाँ पर देख लीजिए, इस वाले में यहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ पर मैंने ये एक सर्कल सा बना दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 210 में करूंगा तो किसके बराबर आएगा? एक्स के बराबर आएगा, मुख्य शाखा के बराबर आएगा। चलिए मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स बराबर हो जाएगा हमारा किसके? 2 गुना 210 के। या फिर एक्स बराबर किसके आ जाएगा?
21 दूनी 42, 420 के, यानी x का मान आ जाएगा हमारा 420। x और y का मान हमारे पास आ गया, लेकिन हमको तो किसका मान बताना है, हमको बताना है भाई x अनुपात y का मान। चलिए बता देते हैं, x अनुपात y हमारा कितना हो जाएगा, x का मान आया है हमारा 420, तो 420 अनुपात में आ जाएगा 7। अब 420 और 7 दोनों के दोनों 7 से भाग दिए जा सकते हैं, चलिए दे देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 छंग 42, 60 और अनुपात 7 एकम 7। तो x अनुपात y का जो मान होगा हमारा कितना आ जाएगा भाई, x अनुपात y का मान आ जाएगा हमारा 60 अनुपात 1, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में बोला गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब ये वाला प्रश्न जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देख लीजिए कैसे करने हैं। अब ऐसे प्रश्नों को करने की जो ट्रिक है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। अब जिस प्रश्न के अंदर भी आप लोगों को पुनः देखने को मिलेगा, क्या बोला मैंने भाई, जिस प्रश्न के अंदर भी आप लोगों को पुनः देखने को मिलेगा, 100% उस वाले प्रश्न में आप लोगों को ले से निकालना है। क्या निकालना है, ले से निकालना है। और जो कुछ भी आप लोगों का ले से आएगा ना, वही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। क्लियर भाई। अब इसके अंदर देख लीजिए किस किस का ले से निकालना है, वो देख लीजिए। जो सोनिया है ना, वो एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करती है, तो 18 नोट कर लीजिए। और जो रवि है वो एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है, तो 12 नोट कर लीजिए। आप लोगों को सिंपल 18 और 12 का लैसे निकालना है, और जो कुछ भी लैसा आएगा वो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। लैसे निकालने के लिए क्या करेगा, 18 और 12 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 18 के क्या क्या हो सकते हैं हमारे, 18 के हो जाएंगे 2 गुना 3 गुना 3। क्लियर भाई। और 12 के क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये अभाज्य गुणनखंड हमारे आ जाएंगे। इसलिए जो में से होगा हमारा, सॉरी, इसलिए जो लैसे होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, वो देख लीजिए। लैसा आ जाएगा हमारा कितना भाई, सबसे पहले कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या है हमारा, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, एक तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, एक 2 आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारे अकेले बच गए उसको भी नोट करना है, तो ऊपर से 3 आ जाएगा और नीचे से 2 आ जाएगा दोबारा से फिर से, ठीक है ना। इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 छंग 36। तो जो लैसे है हमारा वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। वैसे उत्तर हमारा 36 आ गया, लेकिन हमको यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 17 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में बोला गया है, 3 घंटे क्रम से 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ एक समय पर बजती है तो पुनः एक साथ कब बजेगी। ठीक है ना। ठीक ऐसा ही प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए इस वाले प्रश्न को भी देख लीजिए। इस वाले प्रश्न के अंदर भी आप लोगों को पुनः देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब सीधा सिंपल सा क्या हो जाएगा भाई, इस प्रश्न में भी आप लोगों को लेसे निकालना है। यही तो मतलब होगा इसका भी, है ना। चलिए लेसे निकाल देते हैं, और जो कुछ भी हमारा लेसा आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। लैसे किस किस का निकालोगे, 9, 12 और 15 का। नोट कर लो सबसे पहले 9, 12 और 15, ऐसे नोट कर लोगे। नोट करने के बाद क्या करना है भाई, नोट करने के बाद सीधा सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को करना है। 9 का हो जाएगा 3 गुना 3, ऐसे ही 12 का कर लोगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 15 का क्या होगा, 3 गुना 5। ठीक है भाई, अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। अब लैसे निकाल लो भाई। जो लैसे होगा हमारा वो क्या होता है भाई, सबसे पहले हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। चलिए देख लीजिए, ऊपर भी 3 है, बीच में भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया हमारा 3। उसके बाद हम 2 में देखते हैं, किन्हीं भी 2 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसको लेना है। लेकिन किन्हीं भी 2 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्या करेंगे, जो कुछ भी हमारे सिंगल गुणनखंड बच गए ना अकेले वाले, उनको भी नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ऊपर बच गया हमारा 3, बीच में आ जाएगा हमारा कितना, 2 गुना 2, और सबसे नीचे से आ जाएगा हमारा 5। इन सभी की गुना कर लेंगे। देखो कितना होगा भाई, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, और 60 तिया कितना हो जाएगा, 36 18, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 180। जो लेस है हमारा वो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। वैसे उत्तर तो हमारा 180 मिनट आ गया, लेकिन यहाँ पर हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, अतएव ये तीनों घंटिया 180 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेगी। चलिए मैं लिख देता हूँ, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में बोला गया है, पूर्णांक को 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके भाई, एचसीएफ गुना एलसीएम के। ये वाला प्रश्न हमको करना है, बड़ा आसान प्रश्न है। सबसे पहले क्या करेंगे, 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। चलिए मैं नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ मैं सबसे पहले 510 और नीचे लिख लेता हूँ इसके 92। सबसे पहले इन दोनों के क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे भाई, है ना।
गुणनखंड कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। 510 के क्या क्या हो सकते हैं, साइड में कर लेते हैं। 510 मैंने लिख लिया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। सबसे पहले 510 जाएगा हमारा 2 से, कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 पंजी 10 और 2 पंजी 10, 255 बार चला जाएगा। उसके बाद जो हमारा 255 है वो जाएगा 3 से, कितनी बार, 3 अठे 24 और 3 पंजे 15, 85 बार चला जाएगा। लेकिन जो 85 है वो जाएगा हमारा 5 से 17 बार, और 17 चला जाएगा हमारा एक बार। ठीक है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे आ गए। इन सभी को नोट कर लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 और गुना में 17। इसके बाद 92 के भी अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। ठीक है, 92 मैंने लिख लिया। 92 जाएगा सबसे पहले हमारा 2 से, किससे जाएगा भाई, 2 से जाएगा। कितनी बार जाएगा वो देख लीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 छक्के 12, ये चला जाएगा 46 बार। 46 फिर हमारा 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 23 बार। और जो 23 है हमारा वो जाएगा 23 से एक बार। क्लियर भाई, सभी को नोट कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 23, ये हमने कर लिया। अब सबसे पहले हम लैसे निकाल लेते हैं, यानी कि एलसीएम। तो यहाँ पर करेंगे, इसलिए एलसीएम बराबर, एलसीएम ना निकाल के सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालना थोड़ा आसान है, ठीक है ना। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ऊपर 2 है, नीचे 2 है, 2 मैंने ले लिया। इसके अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2। क्लियर भाई, तो एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम बराबर, एलसीएम में सबसे पहले हम जो उभयनिष्ठ होता है उसको ले लेते हैं। तो 2 आ गया। इसके अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो सभी को ले लेंगे एक तरफा, ठीक है ना। तो ऊपर से 3 गुना 5 गुना 17 आ जाएगा, और नीचे से आएगा हमारा कितना भाई, 2 गुना 23। अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और 30 की 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 ते 51, 510 आ जाएगा। क्लियर भाई, इन सभी की मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इसके बाद 23 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 23 दूनी 46, 46 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 510 की मल्टीप्लाई किस में करनी है भाई, 46 में। कर लीजिए। 6 0 0, 6 कम 6 और 6 पंजे 30, क्रॉस का निशान लगाया, 4 0 0, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। जोड़ देते हैं इसको, ये हो जाएगा 0 6 4 3 2, यानी ये आ जाएगा आप लोगों का 23,460। लिख देते हैं 23,460, 23,460। एलसीएम आ गया हमारा कितना भाई, 23,460। एक उत्तर हमारा ये हो जाएगा। चलिए, एलसीएम और एचसीएफ तो हमने निकाल लिया। अब इसकी जांच भी कर लेते हैं भाई। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसको करने के लिए क्या करूंगा मैं, जो कुछ भी मैंने इधर किया है ना इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है भाई, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जांच। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, जांच लिख देता हूँ, ठीक है ना। जांच लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये मैंने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना भाई, इसके अंदर मान रख देना है, ठीक है ना। दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, 510 और 92। दोनों को मल्टीप्लाई में कर देते हैं यहाँ पर। 510 गुना 92 हो जाएगा। क्लियर, बराबर जो हमारा एचसीएफ है वो कितना आया था, 2, और जो एलसीएम है हमारा आया था 23,460। अब इन दोनों साइड को हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड को थोड़ा हल करके देख लेते हैं, दोनों साइड बराबर आती है क्या। चलिए कर लेते हैं भाई। 510 में सबसे पहले क्या करेंगे, 92 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं 510 गुना 92 कर लेंगे। 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजी 10। ऐसे ही 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। चलिए इसको जोड़ लेते हैं भाई, जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा, 0 2 9 6 4। ये आ गया हमारा 46,920। कितना आया, 46,920। बराबर में आ जाइए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बराबर में देख लीजिए क्या बनेगा आप लोगों का। बराबर में है 23,460। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, कर लीजिए। 2 0 0 में सीधा सीधा कर लेता हूँ। 2 6 की 12 का 2 का हासिल 1 हो जाएगा। 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर आप लोगों को दोनों साइड बराबर नजर आ रही होगी, ठीक है ना। इसी के साथ में हमने जांच भी कर ली। जांच में हमको ये देखना होता है कि क्या दोनों साइड हमारी बराबर आ रही है। अगर दोनों साइड हमारी बराबर आ रही है तो इसके साथ में हमारी जांच भी कंप्लीट हो जाती है। दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, इसका मतलब क्या है, ये प्रश्न हमारा सही है, और ये प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगा प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न होने वाला है। इस वाले प्रश्न में देख लीजिए क्या बोला गया है। इस प्रश्न में बोला गया है, स्तंभ 1 में दी गई राशियों को, इस प्रश्न में बोला गया है स्तंभ 1 में दी गई राशियों को स्तंभ 2 में दी गई राशियों से सम्मिलित कीजिए। चलिए कर लेते हैं भाई। अब स्तंभ 1 के नीचे देख लीजिए, ए का जो मान है हमारा वो कितना दे रखा है, √63। और √63 का मान क्या ज्ञात किया जा सकता है, क्या स्क्वायर रूट से कुछ मान बाहर निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। और ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात ना किया जा सकता हो, ऐसी संख्या को हम क्या मानते हैं भाई, ऐसी संख्या को हम अप्रिमेय संख्या मान के चलते हैं।
तो जो ए है हमारा वो चला जाएगा हमारा किस पर, 3 पर। चलिए इसका मिलान कर देते हैं। ये चला गया हमारा 3 पर। उसके बाद बी को देख लेते हैं भाई। उसके बाद किसको देखना है, बी को। बी में क्या दे रखा है, अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 का मान ज्ञात किया जा सकता है, बिल्कुल। कितना आएगा, 7। और ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता हो, ऐसी संख्या को हम क्या मानते हैं भाई, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या मान के चलते हैं। ठीक है ना। तो 7 चला जाएगा हमारा, यानी बी चला जाएगा हमारा 4 पर। चलिए इसका भी मिलान कर देते हैं। बी का भी मिलान हो गया। अब सी को देख लीजिए। 31 क्या है तुम्हारी, 31 क्या हो जाएगी, 31 अभाज्य संख्या हो जाएगी। सभी को पता है ना, 31 के केवल 2 ही गुणनखंड ज्ञात किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा इसके गुणनखंड नहीं होते। तो सी चला जाएगा हमारा 2 पर। इसका भी मिलान कर दीजिए। अब खाली डी बच गया। डी किस पर जाएगा भाई, डी चला जाएगा हमारा 1 पर। डी चला जाएगा हमारा 1 पर। इस प्रकार से मैंने क्या किया, ए बी सी डी सभी का मिलान कर दिए। ठीक है ना। अब ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए के अंदर ए का 3 दिया हुआ है, जो कि मैंने ए का 3 ही लगा रखा है ऊपर। बी का 4 है, ऊपर भी बी का 4 ही लगाया हुआ है। सी का 2 है और डी का 1, ऊपर भी सेम ऐसे ही किया हुआ है। तो जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 20 भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।